हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास में 20 का दांत जो कि हिंदी का दूसरा लेसन है, जो कि नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही शानदार सी कहानी है। पूरा का पूरा हम लोगों ने पाठ में लेखक परिचय के बाद हम लोगों ने उस पाठ का बेहतरीन सारांश, उसके बाद से पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया था। और यदि आपने नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को जाइए कंप्लीट कीजिए, देखिए, याद कीजिए, तब आइए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आप सबका सब टिक करेंगे। और यदि आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर कोनवा में देखिए नु आई आइकन पे दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए, सीधे आप वीडियो पे चले जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उस चैप्टर यानी कि 20 के दांत चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, सबका सब क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। और हाँ, आपको क्वेश्चन पहले से ही दिखाई देंगे। यदि किसी का आंसर आपको पता हो, पता क्या हो, आपको तो पता ही है, सब आंसर हमको पता है, ठीक है, तो आप जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए कि इतना नंबर का ये वाला होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने 20 की दांत कहानी का पूरा लेखक के बारे में, उसके बाद से पाठ का सारांश करने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करने वाला दिया है, सबका सब हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया था क्लास में। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो बाबू मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाइए वीडियो देखिए, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एक एक चीज आपके एग्जाम में व्यू से बनाया गया है। अब प्रत्येक चीज सटीक लिखा गया है ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पे काम करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव एक एक ध्यान से देखते जाइए और मैंने क्या बोला है ध्यान रखिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए, तो एक नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। तो कौन है जी, तो हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, अमरकांत हैं, कि यतीन्द्र मिश्रा हैं, कि मैक्स मुलर जी हैं, कि नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, यानी ये कहां से लिया गया है सर, तो आपको बताया गया था, याद कीजिए, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। हाँ, ये बताइए, तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। 14 जनवरी 1915 ना फरवरी में ना हुआ था जी। हाँ, तो अगर ये ऑप्शन आता है तो मजा आता है, और मान ला खाली फरवरी डेटवा चेंज कर दे तो गजन हो जाता है। ठीक है, तो 18 फरवरी 1916 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, जैसे ये वाला इनकी जो मृत्यु जो निधन है जो यहाँ पे दिया है, तो ये तनिक सा कंफ्यूजुअल है। कैसे है, तो खाली सितंबर 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 61 तो दे दिया, ही तो कंफर्म हो गया कि 61 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब कहिए 12 सितंबर की, 16 सितंबर की, 14 सितंबर की, 18 सितंबर, कोई बात नहीं, आप लोग को याद है, हमें पता है, आप लोग 12 सितंबर ही टिक करके आएंगे। ठीक है, यानी नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1916 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, अपने बिहार में हुआ था, पटना के बदर घाट में हुआ था ना जी। तो किधर है भाई, गांधी घाट ना, बदर घाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी किताब में दिया हुआ है। भीमराव अंबेडकर जी वाला पाठ में नहीं दिया था, फिर भी हम लोगों ने पढ़ा था, रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। तो लेकिन इनके पाठ में चूंकि ये दिया है तो आप एग्जाम में पूछ सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। ठीक है, तो पिता का नाम था पंडित रामा अवतार, याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा था। क्या था, रत्नावती शर्मा, लीलावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा की इंद्रावती शर्मा, तो रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, कब बने, क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है सर, तो कब बने थे, तो 1959 में बने थे, याद रखिएगा, 1959, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कब तक रहे, तो अपने मतलब मृत्यु तक, यानी कि 1961 तक, 59 के बाद 61 तक वो बने रहे, यानी कि वहां का अध्यक्ष वो बने रहे थे। अगला है 20 के दांत पाठ की विद्या है, यानी कि 20 का दांत क्या है, एक कहानी है, स्टोरी है, बहुत शानदार कहानी है, खोखवा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दृष्टिकोण किनकी रचना है भाई, तो दृष्टिकोण हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। ठीक है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी किधर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है
नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, यानी कि आगे थे। किस चीज के? तो नवीनता के, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है विष शब्द किसका प्रतीक है, यानी पाठ के अनुसार देखा जाए जो विष का प्रयोग किया गया है वो किस चीज का प्रतीक है, क्या दर्शाता है? तो समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, अमीर और गरीबी का, इस चीज को दिखाता है सर। तो समाज की बुराइयों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? भाई तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, तो महल वाले कौन है? तो महल वाले अमीर ज्यादा होते हैं। आगे देखिएगा, हारे वाले व्यक्ति जो गरीब भी होते वो भी इन्हीं का सपोर्ट करने लगते हैं, पाठ में बताया गया था। आगे देखिए, रस्क शब्द का क्या अर्थ है? तेरे रस के कमर तूने पहली नजर, ये वो वाला रस्क नहीं है, ठीक है, ये दूसरा रस्क है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, मरबो करेगा। देखिए, रस्क शब्द का अर्थ क्या है? तो रस्क शब्द का अर्थ है, याद रखिएगा, ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या, रस्क का मतलब होता है ईर्ष्या करना, तो रस्क ईर्ष्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेम पट्टी कगमता जी होलो गाना गा के, ठीक बा। हाँ, उसलिए गनिया के तनिक दिमाग रही, याद पड़ के विकास और गानवा गोइलर लेने के प्रेम पट्टी के ना कोइलर, उन्होंने ईर्ष्या पट्टी किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा है कि ना जी? बड़े लट्टू खेलते हैं आप लोग की ना? अच्छा, हम खेले हैं क्या? भगवान दूर है। अच्छा, कोई बात नहीं, खेलना चाहिए कभी कभी। चलिए, खेले ना है तो लट्टू नचा रहा था सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? आहा, कोयले की तरह एकदम काली चमचमाती हुई मोटर कार थी, यानी काला कार थी, जो 7,500 में आई थी। कितना रुपए में आई थी? 7,500 में। वो बड़ा में 7,500 बहुत ज्यादा होता था। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि मेरे विद्यार्थी बहुत बेहतर रूप से पढ़ रहे हैं। ओके, और एग्जाम में गर्दा उड़ाने वाले हैं, तो परिचित होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से शुरू हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ अगर देखा जाए तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के रचनाओं से शुरू हुआ, कविताओं से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? किस चीज के तत्व? तो याद रखिएगा, आपको मनोवैज्ञानिकता का बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइकोलॉजी के जो तत्व है ना, एकदम उभर कर सामने आए हैं। चलिए आगे, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्द्वंदों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग सर, मध्यम, मिडिल क्लास, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी चीजें हमको मिडिल क्लास में ज्यादातर देखने को मिलता है। जो सबसे ज्यादा अमीर है तो अमीरे हैं, तो सबसे ज्यादा गरीब हो तो साफे गरीब है, छोड़िए। सबसे ज्यादा कौन है? तो बीच वाले लोग हैं, मिडिल क्लास, हम हैं और आप हैं, हम सभी लोग हैं मिडिल क्लास के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? अब चूंकि नलिन बिलोचन शर्मा जी का मातृभाषा भोजपुरी था, पटना में भोजपुरी, बिहार में बोलाता है, तो भोजपुरी टिक करके मत आ जाइएगा। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ, खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 गो थी, पांचों बड़ी सुशीला थी, सॉरी सुशील थी। हाँ, पांचों के पांचों बहुत बढ़िया सुशील थी। 5 थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर साहब थे ना जी, तो सोफर साहब का अर्थ ड्राइवर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? तो सेन साहब जी ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर मरना है तक जौन बोलेगा बोलो, तू बताओ तो इन तरह के। तो याद रखिएगा, सेन साहब ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, हाँ, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? किसके हाथों से पीटता था सर? तो अपने पिता गिरधर के हाथों से पीटता था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिताजी हैं, याद रखिएगा। तो मदन के पिता किधर हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरधर लाल मदन के पिताजी थे। अगला है,
सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड थी? नहीं सर। नासमझ थी? बिल्कुल नहीं। मूर्ख थी? बिल्कुल हाँ। सुशील थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गाना मत गाइए, हम बुझ रहे हैं कर लोगे कौन गाना याद पड़ रहा है। सुशीला आइल बा, शीला फिर सुशीला बोल रहे हैं। सुशील आया है, गाना पकड़ लो। तो जगह गाना याद वही है, सवालों याद रखिए, एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। चलिए अगला है, सेन साहब अपने पुत्र जो खोखवा था को क्या बनाना चाहते थे? अरे उसको बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना है। ठीक है, तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाइए दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल का लड़का होगा जो कार के पास कहीं बदमाशी कर रहा था। 5-6 साल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक यानी शामिल होना चाहता था? तो लट्टू नचा रहा था ना मदन, तो उसको भी लट्टू नचाने का मन हुआ, लेकिन लट्टू नचावे भी जा तरह खो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। अगला है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2-2 दांत तोड़ डाले। 2 दांत याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे अर्थात क्लर्क थे? किसकी फैक्ट्री में? तो सेन साहब की फैक्ट्री में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, सेन साहब किसके व्यंग से चिढ़ कर रह गए? जब पत्रकार महोदय ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं सर, आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाइए, बिजनेसमैन बनाइए, हमारे बेटे को पूरा स्वतंत्रता रहेगी, उसको जो मन होगा वो करेगा, तो इसी बतिया पे खूब बढ़िया से चिढ़ गए थे। अच्छा बोला कि ना गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेन साहब, अच्छा ये तो हो गया। हाँ, मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500 रुपया थी, याद रखिएगा। तो 7,500 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व था? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। तो पाठ के अनुसार देखा जाए तो पिताजी तो बोलते थे, माता जी भी थी साथ साथ। तो माता और पिता याद रखिएगा। तो भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, मामा मामी कहाँ रहे, चाची कहाँ रहे? हाँ, तो माता पिता को था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को अगर खतरा हो सकता था तो कासू से हो सकता था, खोखवा से हो सकता था, और किसी से भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खोखा से हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की आंखों का तारा उसका एकमात्र एकलौता पुत्र खोखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े थे, याद रखिएगा। ऑप्शन पढ़कर टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन ने। तो मदन के दोस्त ने मत कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वालों वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, अर्थात उनकी सपोर्ट न करके वो बड़े व्यक्ति के यानी महल वाले के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो 20 के दांत में यह बात बोला गया है। ऑप्शन नंबर डी, इनके द्वारा। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने बोला है। ठीक है, याद रखिएगा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? बहनें पूछा है, याद रखिएगा। तो खोखा की बहनें थी, कासू की बहनें थी, याद रखिएगा। ठीक है, और किन की पुत्रियां थी? तो सेन साहब की पुत्रियां थी। तो खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किन्होंने कहा था? तो बाबूजी, पिताजी, पापा जी, सेन साहब ने कहा था ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना मामूली बात था भाई, खूब पिटाता था बेचारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? तो खोखा के अनुसार अपने सिद्धांत भी बदल दिए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र पत्रकार महोदय थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौओं के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललच गया? ये उसमें पंक्ति बोला गया है कि कौओं के जमात में शामिल होने के लिए हंस आ गया, हंस ललच गया है। तो हंस कौन था? वहां पर किसको बोला गया था? तो कासू को बोला गया था, अर्थात खोखा को बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
सेन साहब की मोटर कार थी। अच्छा अच्छा, जो 4 चक्का लिए थे, गाड़ी लिए थे, उसका नाम क्या था बताइए तो। मारुति 800 की फॉर्चूनर, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, क्या था? तो स्टीमल इंड था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, किसे लगाई थी? तो गिरधर को लगाया था, अरे तुम्हारा बेटा ये है फलान ठिकान, आगे देखिएगा तो गिरधर लाल को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो उनकी बेटियां बेचारी एकदम सुशीला थी, सुशील थी, वो घर में रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी बेचारी, ठीक है, तो उनकी बेटियों से कोई खतरा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेन साहब की पुत्रियों से। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो मैंने बताया था मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपने सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है, लेखक के बारे में नहीं पढ़ा है, तो जाइए वीडियो देखिए, वो वाला पहला वाला, और कंप्लीट कीजिए, और एक सीरीज के साथ चलते रहिए, ठीक है, एग्जाम आएगा सब बनेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।